हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी की न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड बुक अकाउंटिंग फॉर कंपनी। हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से पार्टनरशिप कर ली है। हो सकता है आपको किसी चैप्टर में डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है या कोई वीक है। अभी आप पार्टनरशिप को साइड रख दीजिए। अब हमें पूरा फोकस, पूरे एफर्ट्स हमने अपनी सेकंड बुक पर लगाने हैं। सेकंड बुक में 2 चैप्टर्स हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले हम लोग इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये 18 मार्क्स का है क्लास और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी अच्छी वेटेज है, तो हमें इस पे पूरा ध्यान देना है और पूरी मेहनत करनी है। पार्टनरशिप को हम बाद में भी रिवाइज कर लेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ इश्यू ऑफ शेयर्स। बच्चों, एक बाबू नाम का व्यक्ति है। उसके मन में आया कि उसे गारमेंट शॉप खोलनी है जी। वो अकेला ही काम करना चाहता है। रेडीमेड गारमेंट की उसने शॉप खोली क्योंकि वो चाहता है कि सारा प्रॉफिट या लॉस उसी का हो, रिस्क भी उसी का हो, उसी का ही पैसा लग रखा हो और उसी को ही अपने डिसीजन लेने हैं। कोई किसी का भी वो इंटरफेरेंस नहीं चाहता है। तो इस केस में बाबू यहां पर सोल प्रोप्राइटर हुआ। बाबू यहां पर सोल प्रोप्राइटर हुआ, तो इसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप क्या होती है बच्चों? द पर्सन हु इन्वेस्ट अमाउंट इन द बिजनेस। जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, सारा रिस्क वही लेता है, उसे हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। अ सोल प्रोप्राइटर इज द बेनिफिशियरी ऑफ ऑल प्रॉफिट। सारे प्रॉफिट, सारे लॉस प्रोप्राइटर के ही होते हैं जी। ऑल रिस्क आर टू बी बोर्न बाय द सोल प्रोप्राइटर। जितने भी रिस्क हैं वो कौन बियर करेगा? सोल प्रोप्राइटर ही बियर करेगा। कल को अगर ये बाबूजी हमारे बीमार पड़ जाते हैं या किसी कारण से इनकी डेथ हो जाती है या ये इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो बिजनेस तो बंद हो जाएगा। तो प्रोप्राइटरशिप में अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या रिस्क सारा प्रोप्राइटर का होता है, तो डेथ होने के बाद बिजनेस भी बंद हो जाता है। द सोल प्रोप्राइटर हैज अनकंडीशनल एंड फुल कंट्रोल ओवर इट्स बिजनेस। तो इसका पूरा कंट्रोल रहेगा, कोई और पार्टनर यहां पर नहीं होता है। बट ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी, जिसे प्यार से हम बैंकरप्सी बोलते हैं, दिवालिया, दिवालियापन। आपके पास इतनी एसेट्स नहीं है कि अपनी लायबिलिटी की पेमेंट कैश में कर सको, तो उससे हम बोलते हैं कि वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। आप बीमार हो गए हैं, इंसॉल्वेंट हो गया है, डेथ हो गया है, तो इस केस में जो प्रोप्राइटर है, इट गिव्स अ बैड इंपैक्ट ऑन द बिजनेस विच रिजल्ट इन क्लोजर ऑफ द बिजनेस। अगर जो हमारा प्रोप्राइटर है वो बीमार हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई है, तो हमें फिर बिजनेस बंद करना पड़ जाता है जी। एग्जाम्पल क्या होते हैं बच्चे इसके? रेडीमेड गारमेंट की शॉप खोल ली किसी पर्सन ने, ब्यूटी पार्लर खोल लिया, बार्बर शॉप, जनरल स्टोर, कोई स्वीट शॉप खोल ली। सिंगल पर्सन होता है, सारा रिस्क उसी का, सारा प्रॉफिट उसी का, सारा डिसीजन उसका। तो बाबू ने शॉप खोली, उसकी शॉप बहुत अच्छी चल रही है, उस एरिया में, उस गली में उसका पूरा नाम हो गया। अब वो चाहता है कि दिल्ली में ही वो 2-3 दुकानें और खोले, लेकिन उसके पास तो और पैसे भी नहीं है और वो कहाँ भागेगा। एक शॉप मैनेज कर लेगा, 2 मैनेज कर लेगा, लेकिन 5-6 वो मैनेज नहीं कर पाएगा। उसे कोई साथी भी चाहिए जो पूरा उसके साथ एफर्ट्स लगाए, फंड भी लगाए और पूरा ध्यान रखे और डिसीजन में भी उसकी हेल्प करे। तो इस केस में हमने सलाह दी कि आप पार्टनरशिप की तरफ मूव करो। तो बाबू गया शोना के पास। बाबू और शोना ने दोनों ने मिलकर रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप खोली और उसका नाम रखा उन्होंने बाबू शोना गारमेंट्स। ये शोना है और ये बाबू है जी। अब पार्टनरशिप के लिए हमें कम से कम 2 पर्सन की जरूरत पड़ती है जो मिलकर बिजनेस को करते हैं और प्रॉफिट लॉस को आपस में शेयर करते हैं। देखते हैं इसे। A partnership is a form of business where 2 or more people share ownership as well as the responsibility। खाली उन्हें अधिकार नहीं मिलता, उन्हें जिम्मेवारियां भी आपस में शेयर करनी होती है, प्रॉफिट भी शेयर करना होता है और लॉस भी शेयर करना होता है। फॉर मैनेजिंग द कंपनी एंड द इनकम और लॉसेज द बिजनेस जनरेट। कंपनी से यहां मतलब फर्म से है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। The Partnership Act doesn't prescribe the maximum number of partners in a firm। पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं बताया गया है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं, मिनिमम तो कितने होते हैं बच्चा? 2 होते हैं। आगे देखते हैं। However, कंपनी एक्ट 2013 empowers the
सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100। कंपनी एक्ट ने सीजी को पावर दे रखी है कि वो 100 मेंबर तक अलाउ कर सकते हैं, लेकिन अभी सीजी ने सिर्फ 50 मेंबर ही पार्टनर ही अलाउ कर रखे हैं। तो पार्टनरशिप में मिनिमम होते हैं 2 पार्टनर और मैक्सिमम होते हैं 50 पार्टनर जी। तो एज ए रिजल्ट अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 पार्टनर जी। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप सिंगल पर्सन करता है, पार्टनरशिप 2 और मोर करते हैं। अगर आप प्रोप्राइटर हो, सारा रिस्क, सारा प्रॉफिट, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे डिसीजन आपके होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में वो डिवाइड हो जाते हैं जी। अब उनका काम दिल्ली में बड़ा अच्छा चल रहा था, अब वो चाहते हैं कि वो पूरे इंडिया में अच्छे से काम करे, तो उसके लिए उन्हें बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ेगी। तो उन्हें ये सलाह दी गई कि अब आप पब्लिक इशू लेकर आओ, आप कंपनी बनाओ, पहले पब्लिक कंपनी बनाओ और पब्लिक का इशू लाओ। तो उनसे जो आप पैसा कलेक्ट करोगे उससे आप बहुत सारी शॉप्स खोल सकते हैं और बहुत सारा स्टाफ भी आप हायर कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं कंपनी की तरफ। A partnership can end due to different reasons such as the death of partner or bankruptcy. If a partner die, the partnership dissolve. अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है तो वो वाली पार्टनरशिप, सपोज ए और बी सी पार्टनर है, सी की डेथ होगी तो ए बी सी की पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन ए और बी की पार्टनरशिप चलती रहेगी। यहां पर डेथ होने पर फर्म बंद नहीं होती है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है जी। बट इन केस ऑफ बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, द ऑपरेशन ऑफ लॉ डिसॉल्व द पार्टनरशिप। अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बाय लॉ इसको हमें डिसॉल्व करना पड़ता है। तो ये तो होगी हमारी पार्टनरशिप की बात। अब हमें सलाह मिली कि हमें कंपनी ओपन करनी है, तो आइए देखते हैं बच्चों कंपनी के बारे में। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ फर्म फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जिसको हम कंपनी एक्ट के अंडर बनाते हैं जी। इट इज ए लीगल पर्सन नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे हमें पार्टनर दिखते हैं, पर्सन दिखता है, ये हमें दिखती नहीं है लेकिन ये लीगली वैलिड होती है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर या शेयर होल्डर। जिन्हें आप शेयर इशू करते हैं उन्हें हम प्यार से शेयर होल्डर या मेंबर्स बोलते हैं। इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, लीगल आइडेंटिटी होती है। इस पे हम केस भी कर सकते हैं, कंपनी पे हम केस भी कर सकते हैं और कंपनी हम पर भी कोर्ट केस कर सकती है जी। इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ अ मेंबर, अगर किसी शेयर होल्डर या मेंबर की डेथ होती है तो वहां पर कंपनी चलती रहेगी, कंपनी कभी बंद नहीं होती है। मेंबर शेयर होल्डर आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहती है जी। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7। यहां पर मिनिमम नंबर 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। जबकि प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होते हैं और मैक्सिमम नॉट मोर देन 200, एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम यहाँ पर 200 होते हैं जी। 1 पर्सन कंपनी में हमें सिर्फ 1 मेंबर की जरूरत पड़ती है, लेकिन साथ साथ हमें एक नॉमिनी मेंबर भी चाहिए होता है। इसको बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन के साथ साथ हमें यहाँ पर नॉमिनी भी चाहिए होता है। बच्चों समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। आगे देखते हैं इश्यू ऑफ शेयर। अब हमें पैसे की जरूरत है तो हम एक इशू लेकर आएंगे, आईपीओ लेके आएंगे। हम पब्लिक को अप्रोच करेंगे कि हमें पैसे की जरूरत है, तो पब्लिक हमें पैसे देगी वाया चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट से, और हम उन्हें बदले में एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, एक प्रूफ देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। हम अपनी कंपनी में उन्हें एक हिस्सा दे रहे हैं, एक शेयर दे रहे हैं, एक परसेंटेज दे रहे हैं जी। तो अब पब्लिक कंपनी रेजेस इट्स कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर। वो शेयर्स का इशू लाकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं हम पब्लिक से, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पूरी इंडिया में अच्छे से काम कर सकें, सारे स्टोर खोल सकें जी। अब इसमें 2 ऑप्शन होते हैं बच्चों। शेयर्स कैन बी इशूड बाय प्लेसिंग देम प्राइवेटली और बाय इशूइंग देम टू पब्लिक थ्रू आईपीओ जी। या तो हम इस सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को इसको हम इशू कर सकते हैं या हम सीधा पब्लिक को भी अप्रोच कर सकते हैं जी। कोई डाउट? आगे देखते हैं बच्चों। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मींस इशू एंड अलॉटमेंट एंड शेयर टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर प्राइवेटली टू रेज कैपिटल एंड नॉट टू पब्लिक इन जनरल थ्रू पब्लिक इशू। हम सीधा सेलेक्टेड ग्रुप को, वो ग्रुप कोई कंपनी हो सकती है, कोई बैंक हो सकते हैं, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकती है,
कोई वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकता है, म्यूचुअल फंड, बैंक या इंडिविजुअल हो सकते हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि भैया हमें आप ही हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, आप ही हमसे शेयर्स ले लो, हमें पब्लिक इशू लेकर नहीं आना है, क्योंकि पब्लिक इशू लाने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं और बहुत सारा खर्चा भी होता है जी। तो अब यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटलिस्ट। इसे समझते बच्चा, एक बार नोट कर लीजिए। A private equity investor that provides capital to company with high growth potential in exchange for an equity share। तो ये शार्क टैंक में ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो जहां पर शार्क को इंटरेस्ट होता है कि हाँ ये कंपनी ग्रो कर सकती है, तो वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ इक्विटी के शेयर्स के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं जी। म्यूचुअल फंड, अब एक आम आदमी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, 1000 रुपये से, 10,000 से, 200 से, 500 से, लेकिन वो इतना टेक्निकल साउंड नहीं है, उसे नहीं पता किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस में नहीं करनी, ना ही उसके पास टाइम है। तो इस केस में म्यूचुअल फंड हमारी हेल्प करते हैं। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल मैनेजर बैठे हैं, जिनका काम ही सारा दिन चेक करना है कौन सी कंपनी पैसा लगाना है, कौन सी कंपनी पैसा नहीं लगाना है, इक्विटी में कितना लगाना है, डेट में कितना लगाना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना लगाना है। तो बेटर फिर ये रहता है कि पब्लिक डायरेक्टली खुद इन्वेस्ट ना करके इन म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करे जी। समझते हैं इसको बच्चा। अब म्यूचुअल फंड इज अ पूल, पूरा सबका पैसा इकट्ठा करते हैं एक जगह पे, पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर जी। इट इज अ ट्रस्ट दैट कलेक्ट मनी फ्रॉम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, सबसे वो पैसा इकट्ठा किया जाता है, हु शेयर अ कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड इन्वेस्ट द सेम इन इक्विटीज, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और अदर सिक्योरिटी। इसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड। कोई डाउट बच्चों, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना? नोट करते रहो साथ साथ और स्क्रीनशॉट लेते रहो। आगे देखो बच्चा, पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर। पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर मींस ऑफर मेड बाय अ कंपनी टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर थ्रू आईपीओ। आईपीओ के थ्रू हम सीधे पब्लिक को अप्रोच कर रहे हैं जी। इट कैन बी मेड बाय अ पब्लिक कंपनी आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रेस्क्राइब्ड लीगल कंप्लायंसेस। बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, उन्हें पूरा करने के बाद ही आप शेयर इशू कर सकते हो जी। Whenever public share issue is made, the shares are listed on a stock exchange. These companies are known as listed company जी। सबसे पहले हमारे को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना पड़ता है और इन कंपनीज को हम लिस्टेड कंपनीज बोलते हैं जी। नोट करिए बच्चों साथ साथ। इनिशियल पब्लिक ऑफर, making an offer or inviting the public in general to subscribe share is known as initial public offer जी। An IPO means that a company ownership is transitioning from private ownership to public ownership. For that reason the IPO process is sometimes referred to as going public। इसे हम going public बोलते हैं। पहले कुछ लोगों के हाथ में होती है हमारी ओनरशिप, अब हम पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पब्लिक को अपनी कंपनी का हिस्सा दे रहे हैं, तो वो भी शेयर होल्डर बन रहे हैं, वो भी मेंबर्स बन रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हम पब्लिक को भी यहाँ पर ओनर बना रहे हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप से हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं, पब्लिक ओनरशिप की तरफ मूव कर रहे हैं जी। इट इज यूज्ड बाय अ कंपनी टू रेज फंड फ्रॉम द सेल ऑफ securities in the primary market जी। Company issue share certificate as a document proof of shareholder shareholding in the company जी। शेयरहोल्डर को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बच्चा, कंपनी बोलते हैं। यहां पर हम इसको इशू करते हैं प्राइमरी मार्केट में, हम भी समझते हैं इसको, और बदले में जो हम डॉक्यूमेंट देते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट देते हैं, प्रूफ देते हैं, उसे हम लोग शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। आइए पहले हम समझते हैं शेयर सर्टिफिकेट को। नोट कर लो बच्चों यहां तक। Share certificate. Share certificate is written document that is attested on behalf of company which act as legal proof of ownership. Legal proof of ownership stating that number of shares shown. Another name of the share certificate is stock certificate भी बोलते हैं। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटर्न प्रूफ होता है कि हाँ भाई कंपनी ने आपसे पैसे लिए हैं और आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप इस कंपनी के मेंबर हो। एक तरीके से ये रिसीट का काम करता है बच्चों। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखते हैं। इक्विटी शेयर। शेयर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स ओनर्स माने जाते हैं, रियल ओनर्स होते हैं, इन्होंने पूरा रिस्क पूरा प्रॉफिट इन्हीं का ही होता है। जबकि प्रेफरेंस को सिर्फ प्रेफरेंस होती है कि हाँ
उन्हें प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, और कल को अगर कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, तो पहली पेमेंट प्रेफरेंस को होगी और बाद में पेमेंट इक्विटी को होगी जी। प्रेफरेंस को हमें डिविडेंड देना ही पड़ता है, इक्विटी की मर्जी है हमारी कंपनी की, आप इक्विटी को डिविडेंड दो चाहे ना दो, लेकिन सारा ओनरशिप, सारे वोटिंग राइट्स, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन में इक्विटी का रहता है, प्रेफरेंस को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती है इन मामले में जी। समझते बच्चा, इसको भी नोट करते रहो साथ साथ। इक्विटी शेयर्स आर द मोस्ट कॉमनली इशूड क्लास ऑफ शेयर्स एंड हैव द मैक्सिमम रिस्क एंड रिवार्ड। इनका मैक्सिमम रिस्क भी इनका होता है, हो सकता है कि इनके शेयर्स पूरे डूब जाए या कुछ पार्ट डूब जाए, या अगर कंपनी प्रॉफिट में आ गई तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी इनको मिलता है। देखिए जी, द रिस्क बीइंग लूजिंग पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स इफ द बिजनेस इनकर लॉसेस, लॉसेस में पैसा हमारा डूब भी सकता है। द रिवार्ड्स बीइंग पेमेंट ऑफ हायर डिविडेंड एंड एप्रिसिएशन ऑफ द मार्केट वैल्यू। हो सकता है आपने कोई शेयर 50 का लिया और वो कल एक साल बाद 150 का हो गया हो, तो 200% का आपको इंक्रीज मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, और हमें डिविडेंड भी हायर मिलता है जिस केस के अंदर। प्रेफरेंस के अंदर जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, इक्विटी में वेरी करता है, मीटिंग में डिसाइड होता है, और ज्यादा डिविडेंड भी मिल सकता है जी। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ये रियल ओनर कहलाते हैं जी। इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इक्विटी को राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस को कोई भी राइट नहीं होता है जी। इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स इन ऑल द केसेस। डिविडेंड मे और मे नॉट बी पेड ऑन इक्विटी शेयर इवन इफ इट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। बेशक आपने प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया है, कंपनी की मर्जी है कि वो इक्विटी को डिविडेंड दे चाहे ना दे जी। On winding up, equity capital is repaid after the preference share capital is paid। पहली पेमेंट किसको होगी बंद होने के टाइम पर? प्रेफरेंस को होगी, इक्विटी को पेमेंट हम बाद में करते हैं जी। अ कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर, आपने कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, इन्वेस्ट कर लिए, तो कंपनी की मर्जी है, कोई कंपलसरी नहीं होता कि वो आपसे शेयर वापस बाय बैक भी कर सकती है, आपको पेमेंट भी कर सकती है जी। कोई डाउट है बच्चों? यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखिए जी, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो कॉमनली नोन एज प्रेफर्ड स्टॉक भी बोलते हैं बच्चा इसे प्यार से, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ शेयर वेयर डिविडेंड आर पेड टू शेयर होल्डर प्रायर टू इश्यूएंस ऑफ कॉमन स्टॉक डिविडेंड। ये हो गया हमारा इक्विटी। तो ये कह रहा है प्रेफरेंस को डिविडेंड पहले मिलता है इक्विटी से पहले। इक्विटी को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन स्टॉक बोलते हैं, और प्रेफरेंस को हम लोग प्रेफर्ड स्टॉक बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर होल्ड प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर कॉमन शेयर होल्डर व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग प्रॉफिट। इन्हें पहले प्रेफरेंस मिलती है, इक्विटी को प्रेफरेंस बाद में मिलती है। इफ कंपनी लैंड्स इनटू बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी, अगर कंपनी का वाइंड अप हो रहा है तो पहले पेमेंट डिविडेंड या जो कैपिटल पेमेंट होगी वो पहले किसको होगी? प्रेफरेंस को होगी, इक्विटी को बाद में होगी जी। फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स द डिविडेंड इज फिक्स, इनके लिए फिक्स रहता है। हाउएवर दे डोंट होल्ड एनी वोटिंग राइट जी। इक्विटी को वोटिंग राइट मिलता है, प्रेफरेंस को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। इक्विटी मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेफरेंस वाले नहीं करते हैं जी। और इनको हम रिडीम करते हैं ड्यू डेट पर, इशू के टाइम पर ही इनकी डेट डिसाइड हो जाती है जी। कोई डाउट है बच्चों? नोट कर लो, क्लियर है? आगे देखते हैं जी। अभी दो वर्ड आए थे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। बच्चों दो मार्केट होती हैं, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को मैं प्यार से शोरूम बोलता हूं जी। यहां पर नई नई चीजें बिकती हैं, न्यू आइटम्स होती है, वो होती है प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम लोग प्यार से सिर्फ वो कबाड़ी बाजार बोलेंगे, यहां पर यूज चीजें बिकती हैं, तो वो होती है सेकेंडरी मार्केट जी। कंपनी को पैसे की जरूरत है आपसे, तो जो वो शेयर इशू करेगी, जो वो एंट्री पास करेगी, अभी आपको एंट्री सिखाई जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। जो कंपनी एंट्री पास करती है वो जब इशू लेके आती है प्राइमरी मार्केट में, तब वो एंट्री पास करती है। लेकिन अब कंपनी ने इशू किया शेयर राम को, अब राम को पैसे की जरूरत है, तो राम उसे बेचेगा शाम को, तो राम उसे बेचेगा शाम को, तो इससे हम बेचेगा वो सेकेंडरी मार्केट में, कबाड़ी बाजार में, जहां पर यूज सिक्योरिटी, प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी बिकती है, क्योंकि उसे फंड की जरूरत है। अब राम ने बेचे मोहन को या शाम को, तो अब यहां पर कंपनी अलग से कोई एंट्री नहीं करेगी, वो एक ही बार एंट्री करेगी जब वो फर्स्ट टाइम इशू लेकर आई थी। बाद में कोई शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को कोई शेयर्स बेच रहा है, तो उस केस में कंपनी कोई एंट्री पास नहीं करती है। हाँ,
वो अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम चेंज कर देगी। अच्छा, पहले नाम राम का था, अब किसका कर देगी, वो श्याम का कर देगी, क्योंकि कंपनी को डिविडेंड देना होता है। तो लास्ट में जिसके पास शेयर होते हैं कंपनी डिविडेंड उसी को देती है, बाकी एडजस्टमेंट मेंबर या शेयर होल्डर आपस में ही करते हैं जी। तो प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम इशू आता है और उस टाइम एंट्री पास करती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो यूज सिक्योरिटी होती है वो ट्रेड होती है जी। आइए देखते हैं उसको। प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू शेयर मार्केट जी, as this market securities are sold for the first time, that is new security are issued from the company issue करती है। primary capital directly contribute, primary capital market directly contribute in capital formation, because in primary market company goes directly to investor and utilize this fund for the investment in buildings, plant, machinery। यहां पर कंपनी को पैसा डायरेक्ट मिल रहा है, यहां पर कंपनी को पैसा डायरेक्ट मिल रहा है, तो वो जगह जगह पे इसको बिल्डिंग में, प्लांट में इन्वेस्ट कर सकती है और वो देश के कैपिटल फॉर्मेशन में भूमिका निभाती है जी। सेकेंडरी मार्केट देखते हैं जी। The secondary market is the market for the sale and purchase of previously issued second hand security। ये सिर्फ क्यों इश्यू करते हैं, लिक्विडिटी के लिए, कि मेंबर्स को कभी पैसे की जरूरत हो तो वो आपस में सेल परचेज कर सकते हैं जी। सेकेंडरी मार्केट आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर, यहाँ पे कंपनी का कोई रोल नहीं होता है जी। द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू अदर इन्वेस्टर जी। कोई डाउट है बच्चों, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को सब? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं जी। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। अब कंपनी शेयर इशू कर रही है, बदले में उसे पेमेंट मिल रही है, कैश, चेक। कैश नहीं मिलती, कैश बोलते हैं, पेमेंट चेक में या किसी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट में ही हमें मिलती है जी। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश मीन शेयर इशूड बाय कंपनी अगेंस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक और एनी अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। हम शेयर इशू कर रहे हैं और बदले में हमें पब्लिक से पैसा मिल रहा है, तो पब्लिक शेयर होल्डर मानी जाएगी या मेंबर बोलेंगे जी उनको। These shares may be issued at, इसे हम इशू कर सकते हैं पार पर, प्रीमियम पर। अगर आप 10 की फेस वैल्यू, 10 की कोई नॉमिनल वैल्यू है, 10 का शेयर हम 10 पर ही बेचते हैं, इशू कर रहे हैं, तो उसे हम प्यार से बोलते हैं हम पार पर इशू कर रहे हैं। अगर आप 10 वाला शेयर 12 का, 13 का दे रहे हो, तो इसे हम बोलते हैं हम शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे। लेकिन डिस्काउंट पे जी, issue of share at discount is not allowed by the company act according to section 53। मतलब कि आप 10 वाला शेयर 9, 8, 7 का बेच नहीं सकते हो, इशू नहीं कर सकते हो। बहुत पहले हम कर सकते थे, लेकिन रियल लाइफ में क्या हुआ, कंपनी बनती थी और वो डिस्काउंट में उन्होंने शेयर इशू किया और बाद में कंपनी भाग जाती थी, तो पब्लिक का लॉस हो रहा था। इसलिए फिर रियल लाइफ से ये कंसेप्ट हटा दिया गया डिस्काउंट का। जब रियल लाइफ से भी हट गया तो फिर ये बुक से भी इसको हटा दिया गया। लेकिन However, section 54 allow issue of share at discount। ये सेक्शन कहता है कि आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो when they are issued as sweat equity share। अगर आपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू की हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, एमएनसी कंपनी अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं, की एम्प्लॉइज, यहाँ तक कि वो ड्राइवर्स वगैरह, पीएन्स को भी इक्विटी शेयर दे रही थी, स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे, कि वो ताकि वो कंपनी से जुड़े रहें। जब वो 20-30 साल बाद कंपनी को छोड़ेंगे तो वो उनकी पेमेंट कर देती है जी। हो सकता है 20 साल पहले जो हमने शेयर फ्री में या बहुत ही कम वैल्यू पे दिया हो, आज उनकी वैल्यू करोड़ों में हो चुकी होती है जी। तो इन्हें हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर are discounted shares issued by a company to its employees or director। The shares are given in exchange for a value add। तो कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं एम्प्लॉई या डायरेक्टर, तो उन्हें हम स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं जी, जो कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण एम्प्लॉई माना जाता है। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट? नोट करते रहो साथ साथ। आगे देखिए जी। द कंपनी में डिसाइड टू कॉल द इशू प्राइस। इशू प्राइस की हम बात करते हैं। इशू प्राइस का मीनिंग होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम जी। अगर हमारी फेस वैल्यू, हमारी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज का शेयर हम इशू कर रहे हैं और हम 2 रुपए प्रीमियम पर दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारा फेस इशू प्राइस हो गया 12 रुपीज, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर हम कोई चीज डिस्काउंट पे कर रहे हैं 10 वाला -1 पे, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा जी? 9 रुपीज हो जाएगा। फेस वैल्यू को हम लोग प्यार से नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं जी। या तो कंपनी वो से इकट्ठा मंगवा सकती है लमसम में, या इसे आप इंस्टॉलमेंट में भी मंगवा सकते हो। पहले एप्लीकेशन में मंगवाया, फिर अलॉटमेंट में, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, या एक साथ ही हम पैसा मंगवा सकते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ही। अभी देखते हैं बच्चों उसको। आइए आगे देखते हैं बच्चों। इस चैप्टर को मैं प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करने से पहले कुछ आपसे बातें करना चाहूंगा, आपको वो ध्यान देनी है। ये चैप्टर बहुत टेक्निकल है जी,
माइंड सेट कर लेना। ये चैप्टर टेक्निकल है, पार्टनरशिप थोड़ी इजी थी क्योंकि पहले हमने फंडामेंटल किया, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डीजो, तो हम बार बार पार्टनरशिप करते जा रहे थे, वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा था, तो हमें वो समझ में आ रहा था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर बच्चों एंट्रीज होंगी जी, और एंट्रीज कई बार बच्चों को टफ लगती हैं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, आपको पेशेंस रखना है। हार्ड लगेगा ठीक है, लेकिन जब आप 5-6 वीडियो देख लोगे उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। लेकिन आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, ये नहीं कि आज एक वीडियो देख ली फिर हम 2-3 दिन बाद देख रहे हैं फिर चेक कर रहे हैं। अगर आप नॉन स्टॉप रोज एक एक वीडियो भी देखोगे तो आपको धीरे धीरे चैप्टर समझ में आने लगेगा। आपको बस पेशेंस रखना है, चैप्टर क्लियर हो जाएगा, उसकी गारंटी हमारी है जी। आइए बच्चों आगे देखते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, 18 से 20 क्लास लगेगी बच्चों। मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, सीधा ही हम बड़ा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। पहले आपको सिखाया जाएगा इश्यू ऑफ शेयर पार पे, जहां पे हम 10 वाला शेयर 10 का ही देते हैं, उसकी एंट्री सिखाई जाएंगी। फिर मैं आपको कराऊंगा इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, 10 वाला शेयर अगर हम 12 का 13 का दे रहे हैं तब क्या एंट्री होगी, वो एंट्री सिखाई जाएंगी, वो पूरे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। यहां पर पहले मैं आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम डील करना सिखाऊंगा कि यहां पर जो क्वेश्चन आता है बच्चा घुमा फिरा के आता है, तो मेरा फोकस आपको क्वेश्चन कराने का बाद में, पहले आपको मैं लैंग्वेज समझना सिखाऊंगा जी यहाँ पे। उसके बाद कॉल सिनेरियो आएगा। कॉल सिनेरियो का मतलब होता है किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो कैसे एंट्री होगी। फिर हम करेंगे बच्चा कॉल सी एडवांस, अगर कोई शेयर होल्डर हमें पहले ही सारा पैसा एडवांस में दे रहा है उस केस में एंट्री कैसे होगी। अगर कोई शेयर होल्डर हमें पेमेंट नहीं कर रहा, हम उसे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, फिर भी उसका जवाब नहीं दे रहा, तो उसके शेयर्स को हम फॉरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। तो वो कंसेप्ट पढ़ेंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर जो कैसे इशू हुए थे पार पे, या फॉरफीचर ऑफ शेयर ओरिजिनल इशू एट प्रीमियम पे जी। उसके बाद अब हमने शेयर्स फॉरफिट कर लिए हैं तो हमें पब्लिक को किसी और को रीइश्यू करने, तो उसके एंट्री सीखेंगे हम लोग जी। ये सारा अभी बेसिक चलेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें एग्जाम का। फिर इन सब के बेस पर हम लोग बुक के क्वेश्चन करेंगे जो कि 6 मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे जी। फिर ये सब कवर करने के बाद बच्चा यहां पर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रोराटा बेसिस पे। आपने सुना होगा प्रोराटा बेसिस पे, तो पहले मैं आपको 2 क्लासेस में से कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे जी। फिर इस चैप्टर के अंदर बच्चा बैलेंस शीट भी बनती है, कैश बुक बनता है, और स्मॉल बैलेंस शीट बनेगी जो कि 4 मार्क्स की आएगी जी। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम डिस्काउंट, एमसीक्यूज भी करेंगे जिसके अंदर ये सब अदर टॉपिक भी करेंगे। इसलिए इस चैप्टर में टाइम लगता है और आपको पेशेंस रखना है। 18 नंबर का चैप्टर है, टाइम तो ये लगेगा ही लगेगा, और आपको मेहनत भी इसमें पूरी करनी है। आई होप कि आप लोग मेहनत करोगे जी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। फिर हम इश्यू ऑफ शेयर्स स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर जी। 12th के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमने बीकॉम ऑनर्स लिया और फर्स्ट ईयर की हमारे को कोचिंग लेनी है। सपोज कोचिंग की फीस है 4500 जी। तो बच्चा गया इंस्टीट्यूट में, वो खुद जा रहा है, इंस्टीट्यूट बुलाने के लिए नहीं आया, वहां गया, उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और 500 रुपए दिए कि 2 डेमो ले लो जी। डेमो के पैसे नहीं है, ये जस्ट आपने एडवांस अमाउंट दे दिया, अपनी डिटेल दे दिए, अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो बच्चे ने 2-3 दिन क्लास ली, उसे अच्छा लग रहा है। अब उसने देखा कि बाकी बच्चों को बुक्स मिली हैं, मुझे तो बुक्स मिली नहीं सर। तो सर ने कहा बेटा बुक मिल जाएगी, आप 800 रुपए लेके आ दो। तो बुक्स 800 की नहीं है, इसी फीस में ही सब कवर है। एक सिस्टम बना रखा है हमने कि एप्लीकेशन फॉर्म पे कितने लेंगे, हमसे 500 लेंगे, बुक्स के टाइम में कितने लेंगे, हम 800 लेंगे। अब बच्चे ने कहा सर मैं फीस तो इकट्ठी नहीं दे सकता, मैं आपको टुकड़ों में दे दूंगा, किस्तों में दे दूंगा। तो फर्स्ट मंथ में दे रहा है वो 1000 रुपीज, सेकेंड में 1300 रुपए, थर्ड में 900 रुपए। तो पहली बार वो खुद गया था, पैसा खुद दिया उसने एप्लीकेशन का, अगली बार सर ने पैसे मांगे हैं तब वो दे रहा है। उसी प्रकार से जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो पब्लिक को अप्रोच करती है। सपोज कंपनी को जरूरत है एक शेयर 10 रुपए की और वो 10,000 शेयर इशू कर रही है। कंपनी को जरूरत 1 लाख रुपए की है, तो उसने कहा ठीक है जी मैं 10,000 शेयर इशू करूंगी 10 वाले, और मैं भी पैसा किस्तों में मंगाऊंगी, मुझे भी इकट्ठे पैसे की जरूरत नहीं है जी। तो कंपनी का पहले मैं किस पे मंगाऊंगी, एप्लीकेशन पे। फिर जब शेयर अलॉट करूंगी उस समय कितने लूंगी, 3। यहां पर ये मंथ नहीं बोलते, यहां पर ये बोलते हैं फर्स्ट कॉल पे इतना आया, सेकंड पे इतना आया, फंड कॉल पे इतना आया। तो पहली बार ऐसा हुआ है, पब्लिक कंपनी आपके पास नहीं है, आप खुद गए हो और कंपनी को आपने पैसे दिए हैं एप्लीकेशन के। लेकिन अगली बार क्या हुआ है, कंपनी ने आपसे पैसा मांगा, ड्यू करेगी, फिर आप पेमेंट करोगे, लेकिन पहली बार कंपनी में पैसा खुद ही आएगा जी।
आइए बच्चों आगे देखते हैं एक बार, यहां तक क्लियर है आपको। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। 11th क्लास की स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट एक एंट्री सिखाई जाती है बिजनेस स्टार्ट करने की। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वहां पे आपको लॉजिक देते हैं हम, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। एसेट्स के बढ़ने से कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है और एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है। उसी प्रकार से जब पब्लिक से पैसा मिला चेक के थ्रू, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो हमारी एसेट्स बढ़ रही है तो एसेट्स का बढ़ना हो गया डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो हम लोग कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और उसके साथ साथ बैंक बैलेंस बढ़ने से हमारी लायबिलिटी, हमारी कैपिटल ओनरशिप भी बढ़ रही है और कैपिटल का बढ़ना होता है क्रेडिट, तो इसकी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर बच्चों हर बार यही एंट्री करते रहेंगे बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, तो हमें पता कैसे चलेगा कितना पैसा एप्लीकेशन पे आया है, कितना अलॉटमेंट पे आया है, कितना कॉल्स पे आया है। तो इसके हमने दो पार्ट कर दिए, बैंक डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रही है। तो हम बोल देंगे पैसा पहले किस चीज का आया, एप्लीकेशन का आया, पहले क्या होगी वो क्रेडिट और बाद में क्या होगी डेबिट, तो वो आपस में कट जाएगी। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, वही आएगा, एक तरफ बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और एक तरफ कैपिटल बढ़ जाएगी। तो उसको हमने दो पार्ट कर दिए, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, अगली एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो पैसा हमें एप्लीकेशन का मिला वो हमने ट्रांसफर कर दिया है शेयर कैपिटल में। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों, नोट करते रहो, आगे देखिए। लेकिन अब एंट्री होएगी अलॉटमेंट टू कैपिटल। सर पहले तो आपने बैंक की एंट्री की थी। बच्चों पहले आप खुद गए थे, पब्लिक खुद आई थी कि हमें शेयर चाहिए तो पैसा आया था, कंपनी में खुद पैसा आया था, इसलिए बैंक की एंट्री पहले आई थी। अब कंपनी आपसे मांग रही है तो इसलिए एंट्री कौन सी आएगी, पहले ड्यू की आएगी। ये ड्यू की एंट्री होती है, मांगने वाली एंट्री। ये कौन सी एंट्री है, रिसीव की, पैसा मिल रहा है यहाँ पर। बैंक वाली एंट्री होती है रिसीव की। तो ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट टू कैपिटल, देन बैंक टू अलॉटमेंट, जो डेबिट वही क्रेडिट। आगे देखिए फिर क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। तो बच्चों गिनो कितनी एंट्री होगी, दो एंट्री किसकी हुई हमारी, एप्लीकेशन की, दो अलॉटमेंट की, दो फर्स्ट कॉल, दो सेकंड कॉल की और दो फाइनल कॉल की। तो टोटल हमने 10 एंट्री कर ली जी। आइए इसको मैं छोटा करता हूं, दो एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये अपने आप में दो ही एंट्री है जी, देखो ध्यान से, एप्लीकेशन टू कैपिटल, बैंक टू एप्लीकेशन, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल। हर बार यही एंट्री होगी, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, यही चलता रहेगा। एप्लीकेशन टू कैपिटल, बैंक टू एप्लीकेशन, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट जी। बस पहली बार बैंक की एंट्री पहले होगी और बाद में ड्यू रिसीव, यही चलता रहेगा जी। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों, आगे देखते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, एग्जाम्पल 1, X Limited issued 10,000 shares of 10 each, payable as 2 rupees on application, 1 on allotment, 2 on first call, ₹4 on second call and ₹1 on final call। बच्चों मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा क्लास का। सपोज हमारी क्लास में स्टूडेंट्स हैं 10,000, तो ये शेयर्स नहीं है, ये क्या है, स्टूडेंट्स है। और ये जो है हमारी मंथली फीस है जी, मंथली फीस। फर्स्ट मंथ फीस है हमारी 2 रुपए, एप्लीकेशन 2 की, अलॉटमेंट 1, फर्स्ट कॉल 2 की है, सेकंड कॉल 4 की है, फाइनल कॉल 1 की है। और हमने इशू कितने किए हैं, 10,000 हमने शेयर्स इशू किए हैं। तो पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर्स कितने बेटा 10,000 और एप्लीकेशन कितने की है 2 रुपए की। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक कितने की है 2 रुपए की और कितने शेयर्स हैं 10,000, जो क्रेडिट वही डेबिट। पहली एंट्री होगी बैंक टू एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन टू कैपिटल। आगे देखते हैं जी। अलॉटमेंट कितने की है 1 रुपए की है और बच्चे कितने हैं 10,000। अब बैंक की एंट्री पहले हुई लेकिन अलॉटमेंट की एंट्री हम ड्यू करेंगे। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितने रुपए की है 1 रुपए की, कितने बच्चे हैं 10,000, तो 10,000 10,000, जो डेबिट
वही क्रेडिट। तो अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पहली एंट्री हुई हमारी बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट जी। अब फर्स्ट कॉल कितने की है हमारी 2 रुपए की, और सेकंड कॉल कितने की है 4 रुपए की जी। देखते हैं इसको। अब क्या बोलोगे आप, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 2 × 10,000 20,000 20,000, फिर जो डेबिट वही क्रेडिट। तो अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल जी। फाइनल कॉल कितने की बच्चा 4 रुपए की, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 40,000। अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सेकंड कॉल, जो डेबिट वही क्रेडिट 40,000 और 40,000 ही आ जाएगा जी। यहाँ भी कितना आ जाएगा 40,000 और 40,000। कोई डाउट यहाँ तक? आगे देखिए जी, फाइनल कॉल कितने की बच्चा 1 रुपए की। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 × 10,000 10,000 10,000। अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल जी। कोई डाउट बच्चों? क्लियर है सब कुछ? नोट करो यहां तक सारा कुछ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो यहां लिखा हमने 10, 5,000 शेयर्स आ गए जी। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 लिख दिया, 2 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल। 3 4, 3 और 2 5 और 4 9 हो गए जी। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल कितने रुपए की आ जाएगी बच्चा 1 रुपए की आ जाएगी। ये एंट्रीज आपको खुद करनी है घर पे इसको जी। पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। ये आपको खुद कवर करना है बच्चा घर पे। तो यहां मैंने आपको सिर्फ क्या सिखाया आपको मैंने, अगर ऐसा लिखा हो बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो यहां हमें 9 मिल चुके थे, तो 10 - 9 कितने हो रहेंगे बेटा 1 रुपीस हो रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो जी, जेड लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन लिखा है या इनवाइटेड एप्लीकेशन लिखा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इशूड बोलेंगे। मेरी पहली अप्रोच आपको क्वेश्चन कराने की नहीं है, कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, लैंग्वेज सिखानी है आपको कि पेपर में किस तरीके से वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है जी। 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 का एक है, पेबल एज ₹5 ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब एक साथ लिखा आ गया ₹5 ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जी, ये नई चीज हमारे लिए। 4 ऑन फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना है बच्चा 5, अलॉटमेंट में कितना है 4, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने की बच्चा, टोटल हमारी कितनी की कॉल है 10 रुपए की है, तो 9 हमें मिल चुके हैं एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल पे, तो 1 रुपए आ जाएंगे हमारे फाइनल कॉल पे। तो हमारे लिए ये नई एंट्री है, इसका एंट्री को देखते हैं हम लोग। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जी। वो कितने रुपए की है हमारी 5 रुपए की है, तो यहां हम बोल देंगे 5 × 1,000 5,000 5,000 जी। आगे जी, फिर अगली एंट्री हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो डेबिट वही क्रेडिट 5,000 5,000 जी, 5,000 और 5,000, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन कितने की थी 5 रुपए की थी जी। कोई डाउट बच्चों यहां तक? तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जी। तो बच्चों आज हमने कवर किया है जी थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी और इश्यू ऑफ शेयर एट पार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अपना पूरा 100% दिया। आपको कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप कीजिए, मेरा नंबर दे रखा है स्क्रीन पे, आप कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए जी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चा, थैंक यू।